बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सऊदी अरब नौकरी की तलाश में आया था, क्योंकि मेरी जवान बहन की शादी जहेज की वजह से नहीं हो रही थी। लेकिन मैं जिसके घर ड्राइवरी कर रहा था, उस अरबी औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रखे और बोली, मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो, वो तुम्हें बहुत दौलत और आसाइश देगी अगर तुम उससे शादी कर लो, लेकिन शर्त यह है कि तुम उसे निकाह से पहले नहीं देख सकते। मैं खुशी खुशी मान गया। अगर वो माजूर या बदसूरत भी होती तो भी मुझे कबूल थी। अगले दिन ही मेरा निकाह उसकी बेटी से हो गया। मैं कमरे में गया, लेकिन जान तो तब निकली जब लड़की का घूंघट उठाया, क्योंकि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक। मुझे सऊदी अरब आए दूसरा महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का वाकया भी अजीब ही था। कोई सुनता तो यकीन ही न करता। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बेहद परेशान था, क्योंकि मेरी बहनों की शादी सिर्फ इस वजह से रुकी हुई थी कि हमारे पास जहेज नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा हुआ था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम कुछ परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, भाई जाओ यहाँ से, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग न खाओ। वो कहने लगा, मैं तो तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम्हारी ख्वाहिश नहीं तो ठीक है। मैंने जल्दी से कहा, रुक जाओ, मुझे तफसील बताओ। अंदर ही अंदर मैं घबरा भी रहा था कि कहीं मेरे साथ फ्रॉड ही ना हो जाए। लेकिन वो आदमी कहने लगा, फिक्र न करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी बाहर के मुल्क में भिजवा दूंगा, अमीर बन सकते हो। मैं बाहर जाने का सुनकर फौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इसकी बात सुन लेता हूँ, क्या पता वो कोई नेक आदमी हो। लेकिन वो मेरी मदद क्यों करना चाह रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई, ना मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो। वो कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, अगर मेरी मैडम तुम्हें जानती हैं और वो तुम्हारे सारे हालात से वाकिफ है। मुझे ये सारा मामला कुछ पुरस्कार लग रहा था और कुछ मशकूक भी, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी हिमाकत की वजह से नौकरी छोड़ चुका था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस आदमी के साथ चल दिया। वो मुझे लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया। मुझे एक कमरे में बिठाकर वो आदमी खुद गायब हो गया। कुछ देर बाद आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे और वीज़ा था। मुझे देकर कहने लगा, ये पैसे पकड़ो और अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट मिल जाएगी, अब जाओ यहाँ से। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर यूं भी मेहरबान हो सकती है। मैं उसी वक्त पैसे लेकर वहां से भागा कि कहीं 1 मिनट की भी देर हो गई तो वो मुझसे पैसे वापस ना ले ले। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। मुझे उस आदमी का राब्ता नंबर लेना याद ही नहीं रहा था और ना ही मैं उसके बंगले का पता जानता था। इसीलिए अब मैं परेशान हो गया कि टिकट के पैसे कहाँ से लाऊं। उस दिन भी मैं सड़क पर ही था कि वो आदमी मुझे दोबारा मिला। उसके हाथ में टिकट थी। कहने लगा, परसों तुम्हारी फ्लाइट है, वहां जाकर इस नंबर पर राब्ता कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। उस आदमी ने एक नंबर दिया और वहां से चला गया। मैं घर वालों को बताकर सऊदी अरब आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो नंबर मुझसे कहीं खो गया है। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई कि अब मैं क्या करूंगा। मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जाने वो आदमी कौन था जिसकी मैडम ने मुझ पर मेहरबानी करके यहाँ भिजवा दिया था। लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बेहद परेशान हो गया। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए दूसरा महीना होने वाला था और मैंने अभी तक अपने घर 1 रुपया तक नहीं भेजा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और माली की नौकरी दे दी। मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने लगी। वहां साहब की एक रिश्तेदार खातून आई थी। मैं नोटिस करता था कि वो मुझे घूर घूर कर देखती रहती है। एक दिन साहब ने मुझे उस अरबी औरत के घर भेज दिया कि तुम आज से उसके मुलाजिम हो और उसके घर ड्राइवरी करोगे। वो अरबी औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी। मेरी तनख्वाह भी अच्छी थी और उसने मुझे रहने के लिए बहुत अच्छा कमरा दिया हुआ था, जबकि उसके बाकी मुलाजिम सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। वहां करने को कोई काम नहीं था, क्योंकि वो अरबी औरत सारा दिन घर में ही रहती थी, कहीं जाती ही नहीं थी, बस फोन पर लगी रहती थी। मुझे बेचैनी होने लगी कि आखिर क्या बात है जो वो मुझे मुफ्त की तनख्वाह दे रही है और कोई काम भी नहीं ले रही। लेकिन बहुत जल्द इसकी वजह भी सामने आ गई। एक दिन उस अरबी औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितनी रकम चाहिए। मैंने कहा, लाखों रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि जहेज बनाना है। कहने लगी, तुम जितने रुपए मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, मगर मेरी एक शर्त है, और वो ये कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। मैं तो ये शर्त सुनकर खुशी से उछल ही पड़ा था। लड़की और पैसे एक साथ मिल रहे थे। भला कौन इनकार करता है इतनी अमीर औरत की बेटी से शादी के लिए। उस अरबी औरत ने मेरे सामने ढेर सारे पैसे रखे और बोली, बात दरअसल ये है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो। वो तुम्हें ढेर सारी दौलत और आसाइश देगी, तुम जो मांगोगे वो देगी,
मगर शर्त यह है कि तुम निकाह से पहले उसकी शक्ल नहीं देख सकते, निकाह के बाद ही देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद इस औरत की लड़की में कोई खराबी या माजूरी है, इसीलिए वो असलियत नहीं बताना चाहती, कहीं मैं इनकार न कर दूं। मगर मेरे पास इनकार का जवाब ही नहीं था। मुझे पैसे और हर सहूलत मिल रही थी। इसके बदले में अगर मुझे किसी बदसूरत या माजूर लड़की से भी शादी करनी पड़ी तो ये घाटे का सौदा नहीं होगा। मैंने हाँ कर दी थी। मैंने उस अरबी औरत से ढेर सारे पैसे लेकर पाकिस्तान भिजवा दिए ताकि मेरी बहनों की शादियां हो सकें। इस सारी सूरत हाल में मशकूक सिर्फ एक बात थी, और वो ये कि उस अरबी औरत की बेटी तो घर में थी ही नहीं। मुझे वहां 2 महीने हो गए थे, लेकिन उसके सिर्फ 2 बेटे थे जो शादीशुदा थे और दूसरे शहरों में रहते थे। उसकी बेटी का जिक्र कभी उसके बेटों के मुंह से भी ना सुना था। जबकि उसकी बेटी यहाँ थी ही नहीं, तो उसने मुझे कहाँ देखकर पसंद कर लिया? ये सवाल मुझे चैन नहीं लेने दे रहे थे। मालूम नहीं कि उसकी कोई बेटी थी भी या नहीं, या वो मेरे साथ कोई गेम खेल रही थी। सोच सोच कर मेरी बस हो गई। एक दिन वो औरत कहने लगी, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा और मेरी बेटी का निकाह है। वो निकाह के वक्त यहाँ आएगी और तुम उसकी शक्ल भी निकाह के बाद देखोगे। मैंने हामी भर ली। मुझे लगा सादगी से निकाह होगा, लेकिन उसने तो इतनी धूमधाम से तैयारियां शुरू कर दी कि मैं हैरान रह गया। मेहंदी की तकरीब तो इतनी जबरदस्त थी कि मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन उसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। मैं अब तजस्सुस में पड़ गया था कि क्या वो ऐन वक्त पर आएगी। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी से एक निकाबपोश लड़की निकली और अंदर चली गई। जाने क्यों, मगर उसे देखकर लगा कि उसे मैं जानता हूँ, कहीं देखा हुआ है। मगर फिर सोचा कि चलो जो भी है, निकाह के बाद राज खुल ही जाएगा। बज़ाहिर देखने में तो उसमें कोई खराबी या कमी नहीं लग रही थी। अब मुझे निकाह का इंतजार था। मैंने पाकिस्तान में अपनी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि पता नहीं ये शादी कितना अरसा चलेगी। निकाह हुआ। निकाह के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए घूंघट उल्टा, और जैसे ही उसका चेहरा देखा, मेरे सर पर आसमान फट गया। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। मुझे तो उसने कहा था कि अपनी बेटी से शादी कराऊंगी, मगर ये सामने दुल्हन के रूप में बैठी हुई कोई लड़की नहीं थी। वो तो मेरे सामने मेरा माजी घूम गया था, जब मैं पाकिस्तान में था और उससे मिला था। मेरा नाम अफान है और मैं मास्टर करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी पाकिस्तान से बाहर रहने का ख्वाब था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की जिंदगी की वीडियोस देख देख कर मेरी भी हसरत बन गई थी कि काश मेरा किसी बाहर के मुल्क में वीजा लग जाए और मैं वहीं रहने लग जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे 6 बहन भाइयों की गोया लाइन लगी हुई थी। कभी कभी तो मुझे अब्बा और अम्मा पर भी गुस्सा आता था कि उन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने महदूद वसाइल और गरीबी को भी देख लेना चाहिए था। क्या था जो 2-4 बच्चे कम पैदा कर लेते, कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान होती। बड़ा बेटा होने के नाते मेरे नाजुक कंधों पर बेइंतहा जिम्मेदारियां थी। मैंने मैट्रिक के बाद से ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। एक वक्त पढ़ता और एक वक्त मुलाजमत करता। यूं ही रोते धोते मैंने मास्टर्स कर लिया और नौकरी के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवरी की जॉब मिल गई। तनख्वाह अच्छी थी, इसीलिए चुप करके काम करने लगा। सुबह 8 बजे जाता और साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता। कभी 2 बजे तो कभी शाम को 5 बजे मैं मैम साहब को दफ्तर से घर वापस लाता। इस सारे अरसे में मैं घर में फारिग गाड़ी के पास खड़ा रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने जाना और लेने जाना था, और बस। साहब की बेटी ने हमेशा निकाब किया होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की तमन्ना थी, क्योंकि मैं सिर्फ वहां काम करने जाता था और मैं नहीं चाहता था कि इस नौकरी से निकाला जाऊं। मेरे यार दोस्त मुझे समझाते थे कि साहब की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो। करोड़पति बाप की बेटी है और तू है भी इतना हसीन। अगर तुम उसे पसंद आ गए तो सारी जिंदगी ऐश करोगे। कभी कभी ये बात मेरे दिल को लगती थी, क्योंकि ये अमीर होने का शॉर्टकट तरीका था और निहायत आसान भी। लेकिन मैं अपने डर की वजह से साहब की बेटी के सामने नजर तक नहीं उठा सकता था। उस लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो लगता था कि वो शायद गूंगी है, क्योंकि 1 महीने के दौरान मैंने उसे बात करते नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम ही कभी बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वो जवाब दे दे। मैंने बड़ी हिम्मत से एक दिन कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊंगा। मैंने सोचा कि वो मुझे कुछ तो कहेगी, पूछेगी कि क्यों छुट्टी करनी है या क्या वजह है, मगर उसने तो एक लफ्ज भी न कहा और महज सर हिला दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं क्यों इस पत्थर लड़की से अपना सर टकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये मेरे दाम में फंसेगी।
अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली ताकि अगले दिन जाऊंगा तो वो कुछ पूछेगी तो सही, मगर उससे पहले ही उसके बाप ने पूछ लिया कि तुम कहाँ गायब थे कल, आए क्यों नहीं। मैंने कहा, साहब आप घर पर नहीं थे, मैंने मैडम साहबा को बता दिया था कि मुझे ज़रूरी काम है, इसी वजह से मैं नहीं आ सकता। साहब ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ, बताया भी तो किसको, मुझे बताया करो जो भी बताना है। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर खफा क्यों रहता है। मैंने कभी उसको मैडम से प्यार से बात करते नहीं देखा था। फिर घर के पुराने चौकीदार से मालूम हुआ कि वो साहब की नहीं बल्कि साहब के भाई की बेटी है। उसका नाम परवीन है, मगर सब उसे परी मैडम कहते हैं। वैसे तो वो बाहर के मुल्क में रहती है, मगर साल में कुछ महीने यहाँ गुजारती है। साहब को उनके काम से नफरत है, मगर कुछ कहते नहीं उसे। मैंने आज तक ध्यान से देखा ही नहीं था कि वो कहाँ जाती है और क्या काम करती है। मुझे तजस्सुस हुआ तो अगले दिन मैंने जिस दफ्तर के सामने उसे छोड़ा था वहां का बोर्ड पढ़ा, और बोर्ड पढ़कर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तो कोई इदारा था जो ख्वाजा सराओं की देखभाल के लिए बनाया गया था। वो अंदर चली गई तो मैंने गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी कर ली। कुछ देर बाद चंद ख्वाजा सरा वहां से निकले तो मैंने एक से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो उसने बताया कि परी मैडम है, बहुत बड़े घराने से ताल्लुक है उनका, ख्वाजा सराओं को तालीम देती है। मैं बहुत मुतासिर हुआ कि कितनी अच्छी है परी मैडम। मुझे वो सच में अच्छी लगने लगी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उससे बातचीत करने की कोशिश शुरू की तो वो भी मेरे साथ घुल मिल गई और अक्सर हमारी बातचीत होने लगी। अब वो गाड़ी में बैठते ही निकाब उतार लेती थी। मुझे भी परी का उसके चचा की तरह ख्वाजा सराओं के लिए काम करना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर उसे ये बात बोल नहीं सकता था। मुझे लगने लगा कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द ये मेल मुलाकात साहब यानी परी के चचा की नजरों में आ गया और एक दिन उसने मुझे घर बुलाया और कहा, तुम जानते हो परी की असलियत क्या है? जानोगे तो उल्टे कदमों यहां से भाग जाओगे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या असलियत है उसकी, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। साहब मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, वो लड़की नहीं है, एक ख्वाजा सरा है, तीसरे जिन से ताल्लुक रखती है, कैसे शादी करोगे उससे? ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे उसका उन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि उसकी असलियत क्या है। वो उनके साथ जब होती थी तो यही लगता था कि वो भी उसी जिन से ताल्लुक रखती है, मगर मैंने कभी उस पर शक करने का सोचा ही नहीं। उस आदमी ने सच ही कहा था। मैं परी की असलियत सुनकर उल्टे कदमों वहां से भाग गया। परी से हर किस्म का नाता और राब्ता खत्म कर लिया। उसने इतना बड़ा धोखा किया था मेरे साथ, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैं वो नौकरी छोड़कर दरबदर की ठोकरें खाने लगा। तब कहीं जाकर किस्मत मेहरबान हुई और मैं सऊदीया चला आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भरते हुए मेरे जहन में दूर दूर तक परी का ख्याल नहीं था, मगर जो सोचा नहीं था वो हो गया। इस वक्त मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि परी बैठी हुई थी। जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ था उतना ही वो भी मुझे देखकर हो गई थी। मैंने सर हाथों में थाम लिया। मेरा सर ये सोचकर ही चकराने लगा कि मैंने एक ख्वाजा सरा से शादी कर ली। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। मैं पैसे ले चुका था और घर में मेरी बहनों की शादी की तैयारियां चल रही थी, वरना मैं उसी वक्त वहां से भाग जाता। मेरे लालच ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया था कि एक ख्वाजा सरा मेरी बीवी के रूप में मौजूद थी। वो खड़ी हो गई और हैरत से कहने लगी, अफान तुम यहाँ कैसे? तुम तो पाकिस्तान में थे ना, क्या मेरी शादी तुमसे हुई है? मैंने नफरत से कहा, अपनी माँ से जाकर पूछो। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई मैंने उसी वक्त अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं उसको अपने कमरे में नहीं देखना चाहता था। सुबह हुई तो मेरी सास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं पाकिस्तान में तुम्हारे घर वालों के साथ क्या कर सकती हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। मैं मजबूरन अपने घर वालों की खातिर उठा और तैयार होने लगा, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ज्यादा थी। वो कुछ भी कर सकती थी। वलीमे के लिए परी को तैयार हुए देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो लड़की नहीं है, कोई और जिन्स है। मैं उलझने लगा। वलीमे वाली रात भी कमरे से बाहर निकलकर मैं लॉन में आ गया। मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने गुस्से से कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था कि आपकी बेटी से शादी होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया और एक ख्वाजा सरा से शादी करवा दी। वो कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मेरी बेटी ख्वाजा सरा हरगिज नहीं है, असल बात कुछ और है। मैंने कहा, मुझे कोई असल बात नहीं सुननी, मेरी जान छोड़ दें आप और आपकी बेटी। इससे पहले कि मेरी सास कुछ कहती, परी कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है, 1 माह के बाद तुम मुझे तलाक देकर जा सकते हो वापस पाकिस्तान। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वो भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं बहुत खुश हो गया ये सुनकर कि 1 माह बाद मेरी जान छूट जाएगी। उस 1 महीने के लिए उसकी शर्त ये थी कि दूसरों के सामने मुझे एक अच्छे शौहर का नाटक करना होगा,
क्योंकि आए रोज हमें किसी न किसी दावत पर जाना होता था। मैं हैरान होता था कि यहाँ सऊदी अरब में क्या कोई भी नहीं जानता कि परी की असलियत क्या है। उस एक महीने में मैंने उस पर मुकम्मल तौर पर नजर रखी, मगर कोई मशकूक बात न पता चल सकी। दिन के वक्त तो मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता। आखिर एक महीना भी गुजर गया। मैंने तलाक के पेपर्स बनवा लिए। मेरी सास कहने लगी, अभी भी वक्त है, सोच लो, तुम हकीकत से लाइल्म हो। ये ना हो कि जब तुम्हें सब मालूम हो तो पछताते और हाथ मलते रह जाओ। मैं समझ गया कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मगर मैं पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर चुका था। मैं उसे तलाक देकर वापस आ गया। यहाँ मुझे एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करनी थी, इसीलिए मेहनत शुरू कर दी। जो ऐश थे वो सारे खत्म हो गए, लेकिन मैं जिस दिन भी परी को छोड़ता उसी दिन वो ऐश छिन जाते। इसीलिए मैंने इस बात को सोचना छोड़ दिया। 2 साल की मेहनत के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस कायम करने में कामयाब हो चुका था। मुझे इसी सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के साथ मीटिंग करने अपने दोस्त की कंपनी जाना पड़ा। तो वहां परी को देखकर मैं हैरान रह गया, और ये जानकर तो दंग ही रह गया कि अब वो मेरे दोस्त की बीवी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने चीख कर कहा, ये तुमने क्या किया, किससे शादी कर ली? मेरा दोस्त मेरा बाजू पकड़कर कमरे में ले गया और कहा कि यहाँ शोर मत करो। मैंने कहा, तुम जानते भी हो तुमने किससे शादी की है? कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ, और मैं वो सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। परी ख्वाजा सरा नहीं है, बल्कि एक लड़की है। जब वो पैदा हुई तो डॉक्टर को यही लगा कि वो लड़का है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ पेचीदगियों के बायस उसका ऑपरेशन हुआ और वो एक लड़की बन गई। खानदान वालों को यकीन ना आया तो यहाँ के रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि वो एक ख्वाजा सरा है, और इन्हीं सब बातों से तंग आकर परी के माँ बाप उसे लेकर सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद परी ने ख्वाजा सराओं के लिए कुछ करने का सोचा, क्योंकि उस पर सिर्फ ख्वाजा सरा होने का इल्जाम लगा था और उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी गई। तो वो सोचने लगी कि जो सचमुच ऐसे लोग हैं उनके लिए तो हालात बहुत बुरे होंगे। इसीलिए वो साल के चंद महीने पाकिस्तान में रहती है और एक इदारा कायम किया है, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदारों का शक मजीद पुख्ता हो गया कि वो लड़की नहीं है। और फिर परी की मुलाकात तुमसे हुई, तुम उसे अच्छे लगने लगे। बहुत जल्द ये तुमसे मोहब्बत करने लगी, मगर तुम इसकी चचा की बातों में आकर इसको छोड़कर भाग गए। ये बहुत बीमार पड़ गई थी। इसकी माँ को पता चला तो उसने तुम्हें सऊदी अरब बुलवाया। तुम्हारे जाने के सारे इंतजाम उन्होंने ही किए थे। वो अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसीलिए तुम्हें मजबूर करके शादी करवाती। उनका ख्याल था कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, मगर तुमने तो किसी की बात को सुनना तक गवारा नहीं किया और परी को वही समझते रहे जो तुम चाहते थे। एक बार भी अगर उससे बात कर लेते तो तुम्हें सब मालूम हो जाता, मगर तुम उसे तलाक देकर आ गए। ये बहुत टूट गई थी। उस वक्त मैंने इसे सहारा दिया और ढारस बंधाई और शादी के लिए प्रपोज किया। हम वहां से पाकिस्तान आ गए। ये सारी बातें मुझे परी ने खुद बताई थी, ताकि कल को मैं उसे तुम्हारी तरह न छोड़ जाऊं। मैं ये सब सुनकर ऐसा हो गया जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा वो दोस्त 5 सालों से परदेश में धक्के खा रहा था, लेकिन परी से शादी करने के बाद वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त कहने लगा, किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने हर बार उसे धुतकार दिया। तुम बदकिस्मत हो कि परी जैसी प्यारी लड़की को छोड़ दिया। मैं मरे मरे कदमों से उस दफ्तर से निकल आया। सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरी खुद की थी। मैंने जो फर्ज कर लिया वही समझता रहा। मेरी सास बार बार मुझे कहती रही कि मेरी बात सुन लो, मगर मैंने ही ना सुनी। मैंने एहसान फरामोशी की, इसीलिए अल्लाह ने उसे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छे हमसफर से नवाज दिया। अब मेरे पास सारी जिंदगी ये पछतावा रह गया कि काश सारी जिंदगी मेरे साथ रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ़ों की सज़ा यही बनती है कि वो काश के सहारे ही अपनी ज़िंदगी गुजार लें। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें